हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बायो में आप 360 कैसे स्कोर कर सकते हो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। तो बायो में प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग पहले से सोच लेते हैं कि बहुत इजी सब्जेक्ट है और इजीली हमारा 300 प्लस स्कोर आ जाएगा। लेकिन फैक्ट ये कि जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आप 300 प्लस स्कोर कर पाते हो। मोस्टली आपका स्कोर 200 टू 250 के बीच में रहता है। प्लस आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। हम सोचते हैं कि हम 40 मिनट के अंदर अंदर बायो निपटा लेंगे, लेकिन हमें 1 आवर प्लस लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? वेल, इसके रीजन हो सकते हैं कि पहला रीजन कि हम बायो के एनसीईआरटी अच्छे से रीड नहीं करते। उसको कैसे रीड करने वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। दूसरा, हम लोग इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हम सोच लेते हैं कि बायो में 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपने रिसेंट पैटर्न्स अगर देखे तो नीट में बहुत वेरियस टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं। आपको असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, डायग्राम, करेक्ट इनकरेक्ट, हर टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो इसलिए आपको हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ 1 लाइनर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आपसे ये वाले टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे एग्जाम में। अब बात करते हैं कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बायो में। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तो आपको लेक्चर देखना है, आपको पूरा चैप्टर समझना होगा। एंड आई वुड रिकमेंड यू कि आप सिर्फ उतना ही देखो जितना आपका एनसीईआरटी में गिवन है। आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी ज्यादा नहीं पढ़ना। अभी आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको जितना एनसीईआरटी में गिवन है, जितना आपके सिलेबस में, आप उतना पढ़ो। आपके पास 3 सब्जेक्ट है मैनेज करने के लिए, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अभी एमबीबीएस वाली पढ़ाई मत करो। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद एमबीबीएस में आने के बाद जितनी मर्जी पढ़नी हो पढ़ लेना, लेकिन अभी अपना टाइम मत वेस्ट करो। रादर यूटिलाइज इट वाइजली। तो सेल्फ करो तो यूट्यूब पे आपको उम्मीद बैच के लेक्चर्स मिल जाएंगे, वो इनफ है। ठीक है, उसमें इतना कंटेंट है बायो का जितना आपको पढ़ना है। इवन आई फील इट्स मोर देन इनफ। जितना आपको पढ़ना है उससे ज्यादा ही करा रखे उम्मीद बैच में, तो आप वहाँ से एकदम पढ़ सकते हो। जितना आपको आना चाहिए उससे ज्यादा ही वहाँ पे है। मैंने भी उम्मीद बैच ही फॉलो किया था। तो मैंने बॉटनी पढ़ी थी तरुण सर से और जूलॉजी पढ़ी थी एमडी सर से। उस टाइम पे उम्मीद बैच में उन्होंने पढ़ाया था। बाकी आप लास्ट ईयर का पढ़ सकते हो क्योंकि वो आपका एग्जैक्ट सिलेबस का है। उससे पहले वाला पढ़ना है तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। बट जो टॉपिक्स आपके बीच बीच में से डिलीट हो रखे हैं बायो के, वो आपको हटा देना है। उन वाले पार्ट्स को स्किप कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि नोट्स बनाए या ना बनाए। तो आई वुड प्रेफर यू कि बायो में कोई नोट्स मत बनाओ। ठीक है, बायो में आपके लिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। आप एक भी लाइन छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो जब आपको जितना एनसीईआरटी में गिवन है वो सब कुछ करना है और एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं करना, तो सेम उसको कहीं लिखकर सिर्फ थोड़ा सा डेकोरेटिव फॉर्म में इज वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, इट्स कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। रादर आप अपनी एनसीईआरटी को ही पढ़ो उस टाइम में। तो बायो में नोट्स नहीं बनाने, एनसीईआरटी पढ़नी है। अब पढ़नी कैसे, ये सवाल आता है, तो वो सुनो। एनसीईआरटी की सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका आता है वो आता है कि कितनी बार पढ़ने है। तो देखो, उसका ऐसा कोई नंबर फिक्स नहीं है। जितनी बार आपको टाइम मिलता है आप उतनी बार पढ़ो। प्लस ये डिपेंड करता है जो चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, हर बच्चे का अपना अपना होता है। कोई चैप्टर हमें स्ट्रॉन्ग लगता है, कोई वीक लगता है। तो जो चैप्टर हमें अच्छे से आता है उसकी आप थोड़ी कम बार पढ़ सकते हो। जो आपका वीक है, जो आपको डिफिकल्टी होती है, उसकी थोड़ी ज़्यादा बार पढ़ो। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी आप जब पहली रीडिंग ले रहे हो सारे चैप्टर्स की, तब आपको कुछ भी हाईलाइट या मार्क नहीं करना। ठीक है, जिस आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और ये देखना कि क्या क्या गिवन है, क्या क्या लिखा है, और अच्छे से समझो। फिर जब आप सेकंड टाइम एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करोगे तब आपको हाईलाइट करना स्टार्ट करना है। चाहे आप हाईलाइट करो, पेंसिल से मार्क करो। ठीक है, तो आपको वो पॉइंट्स हाईलाइट करना है जो आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये फर्स्ट टाइम जब मैंने पढ़ा था तो मैंने स्किप कर दिया था, थोड़ा सा अलग लग रहा है, या ऐसा लग रहा है यार ये मैंने पहले नहीं पढ़ा। और हर रीडिंग में आपको ऐसा ही करना है। इससे फ़ायदा क्या है, वो ये है कि नीट से 1 या 2 दिन पहले जब आप अपनी पूरी एनसीईआरटी रिवाइज करोगे तब आपको सब कुछ आता होगा। बस वो पॉइंट्स आपको नहीं आते होंगे जो आप हर बार भूल जाते हो, और वो आपको पता होंगे कि वो कौन से पॉइंट्स है, क्योंकि वो आपने मार्क कर रखे एनसीईआरटी में। तो इससे आपका टाइम बचेगा। पूरी एनसीईआरटी दोबारा रीड करने की जगह आप वो पॉइंट्स रीड कर पाओगे जो आपको एक्चुअल में नहीं आते, और इस तरह से आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। जो पॉइंट्स आते हैं वो तो आते ही है, और जो नहीं आते वो आप कर लोगे। तो नीट में आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। प्लस जब भी आप एनसीईआरटी रीड कर रहे हो आपको दिक्कत आती है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड वालों में, तो उनको कैसे सॉल्व करना है। तो अब जब भी एनसीईआरटी रीड कर रहे हो आपको जहाँ पे भी बिकॉज, ड्यू टू ऐसे वर्ड्स मिले, मतलब वहाँ से असर्शन रीजन बन सकता है, तो उसे आपको हाईलाइट कर लेना है। आपको वहाँ पे सर्कल कर देना है ताकि आपको पता है कि यार यहाँ से असर्शन रीजन बन सकता है, मुझे ध्यान रखना। जहाँ पे भी आपको रीड करते वक्त मस्ट, ऑलवेज, ओनली ऐसे वर्ड्स मिले, मतलब यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो आता है वैसे तो सब कुछ पहचान लोगे, लेकिन जहाँ पे ओनली, ऑलवेज ऐसे वर्ड्स अगर लग जाएंगे स्टेटमेंट में तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार एनसीईआरटी में गिवन है या नहीं गिवन। तो इस केस में आपको एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन पता होनी चाहिए कि यार एनसीईआरटी क्या कहती है। तो उसके लिए आपको पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको एनसीईआरटी में मार्क करते रहने हैं ऐसे वर्ड्स, ताकि आपको पता हो कि एनसीईआरटी में कहाँ पे क्या लिखा, और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन है आप ना फंसो उस क्वेश्चन में। सो गाइस, ये कुछ टिप्स थी मेरी साइड से कि आपको एनसीईआरटी को रीड कैसे करना है। एंड आई एम श्योर कि अगर आप इस तरह से रीड करना स्टार्ट करोगे ना तो आपकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं। अभी मैंने आपको बोला कि नोट्स नहीं बनाने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं बनाना। आपको कुछ बनाना है। आपको कुछ शीट्स बनानी है। जैसे फिजिक्स में फॉर्मुला शीट्स बनाते हो ना, जैसे बायो में भी। अब वो क्या है, कौन सी शीट्स बनानी, सब दिमाग में आ रहा होगा, तो मैं बताती हूँ। फिजिक्स में तो आप एक सिंपल फॉर्मुला शीट बनाते थे, लेकिन बायो में ऐसा नहीं है। बायो में आपको बहुत सारी शीट्स बनानी है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। तो
बायो में क्या होता है कि देखो जितना भी समझने वाला पार्ट होता है वो सबको याद हो जाता है, लेकिन जो रटने वाला पार्ट होता है वहाँ दिक्कत आती है और वो वाले क्वेश्चन फिर हम सॉल्व भी नहीं कर पाते, जबकि वो क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। अगर हमें याद है तो हम एकदम से कर लेंगे, पर हमें याद ही नहीं होता तो कैसे याद करें। इसके लिए आपको शीट्स बनानी पड़ेगी, जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं उन सबको एक पेज पे लिखो, ठीक है, और रेगुलरली रिवाइज करो। आपकी जितनी भी डेट्स है, जितने भी आपके सिलेबस में, उन सबको एक पेज पे लिखो। जितने भी आपकी प्लेसेस हो गई, जितने भी आपके साइंटिस्ट हो गए, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सब आप लिखो। इस तरह से क्या होगा कि आपके पास जितना भी रटने वाला पार्ट है वो एक तरफ आ जाएगा। तो जब भी आपको नीट से एक दिन पहले या इवन जाते वक्त सिर्फ ये सब चीज़ देखनी होगी ना, तब आपके पास प्रॉपर एक डेटा होगा, ठीक है। आपको पूरे एनसीईआरटी में ढूंढना नहीं पड़ेगा कि क्या है, कहाँ पे क्या लिखा है, क्या पढ़ो। आपके पास एक तरफ सब कुछ लिखा होगा, बस एक बार नज़र मार लो और आपका सब कुछ आपको रिवाइज हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि यार इतना सब कुछ बनाना है, बट इट इज़ हेल्पफुल इन लॉन्ग टर्म, ठीक है। आप बाद में देखोगे आपको रिवाइज करने में बहुत हेल्प करेगी सब चीज़ें, ठीक है। अब भी टाइम लेगा बट एंड में बहुत हेल्प करेगा। तो एक बार बना लो, बाकी एज ए सैम्पल। और अगर आपको यूज़ करना हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है सब कुछ, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। बाकी तो एक चीज़ आपको पता ही, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो आपको एक लाइन पढ़नी है, ठीक है। आपको समरी भी पढ़नी है, आपको डायग्राम्स भी देखने हैं, आपको उनके नीचे की इलस्ट्रेशंस भी देखनी है, प्लस आपको स्टार्टिंग में जो अगर साइंटिस्ट के बारे में लिखा होता है वो भी एक बार देख लेना। उनके बारे में डिटेल नहीं याद करनी, लेकिन वो साइंटिस्ट ने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया है वो सब आप एक बार इतना देख लेना, ठीक है। और एकदम सब कुछ पढ़ना है, कुछ मत छोड़ना है। फर्स्ट रीडिंग में तो कुछ भी मत छोड़ना, देन सेकेंड रीडिंग से आप हाईलाइट करना स्टार्ट कर दोगे तो फिर आपका टाइम कम लगने लगेगा। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब बात आती है आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग बायो में बिल्कुल भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे सोच कर कि यार इजी, हमने एनसीईआरटी पढ़ लिया, हमने नोट्स पढ़ लिया, हमने लेक्चर समझ लिया, अब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। फिजिक्स केमिस्ट्री में करते हो ना क्वेश्चन सॉल्व बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारी प्रैक्टिस करते हो, फिर जाते हो ना टेस्ट देने। तो बायो में ऐसा क्यों होता है कि बिना प्रैक्टिस करे हम टेस्ट देने चले जाते हैं, या करते हैं तो बहुत कम करते हैं। बायो को इतना लाइटली क्यों लिया जाता है? आई नो इजी सब्जेक्ट है तीनों में, बट सबसे ज़्यादा वेटेज इसी की है। इसमें अगर आपको एक अच्छा स्कोर चाहिए, ठीक है, तो आपको बायो से ही लेने पड़ेंगे मार्क्स। बायो में आपका टारगेट 360 और 360 होना चाहिए, और 350 से कम तो कोई भी नहीं लेकर आएगा, कोई भी नहीं। और ये 360 350 इतना इजीली नहीं आता, बहुत मेहनत लगती है, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो प्लीज़ बायो को इतना लाइटली मत लेना और ऐसे मत इग्नोर करना, उसके ऊपर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, चाहे आप कहीं से भी करो। पहला, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी ना जाए। दूसरा, आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होने चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके या किसी एक टाइप के प्रैक्टिस करके बस हो गई प्रैक्टिस, नहीं। हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हर टाइप के। असर्शन, रीजन भी, स्टेटमेंट भी, ट्रू फॉल्स भी, करेक्ट इनकरेक्ट भी, पीवाईक्यूज भी, डायग्राम्स भी, वन लाइनर भी, सब कुछ, ठीक है, सब कुछ करना है। एंड लास्ट की टॉपिक वाइज क्वेश्चन होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कोई मॉडल या कोई बुक से कर रहे हो जहाँ पे आपके कलेक्टिवली 200 to 50 क्वेश्चन है और उसमें किसी एक टॉपिक के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बाकियों के नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कोई टॉपिक स्किप हो रहा है जिसके ऊपर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रही है, आपको हर टॉपिक से करना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, अगर आप किसी भी बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जहाँ पे तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज है और डिफरेंट टाइप्स के, तो आप वहाँ से कर लो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच बुक, वहाँ पे तीनों क्राइटेरिया फुलफिल है। एंड मैंने खुद उसी बुक को सॉल्व किया था। एज आई ऑलरेडी सेड अर्लियर कि सब कुछ आपको मेरे टेलीग्राम पे फ्री मिलेगा, तो उस बुक की पीडीएफ 11th और 12th दोनों क्लास की मेरे टेलीग्राम पे अपलोडेड है, वहाँ से आप पीडीएफ लो और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। एंड उधर आप जाओगे, आपको इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे उस बुक में, ठीक है, सब कुछ है, तो वहाँ से कर लो, ठीक है। उस बुक पे आप श्योरली रिलाई कर सकते हो। एंड जितने भी टाइप्स है जो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए सब कुछ कवर्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो उसके बाद आपको करने होते हैं पीवाईक्यूज। उसके लिए भी मैंने लास्ट 36 ईयर्स की पीवाईक्यू की बुक अपलोड कर रखी है, आपको वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बट आपको लास्ट 36 साल के नहीं करने, लास्ट 5 to 6 ईयर्स के करना। बायोक्लेट्स ना, उससे पहले बहुत आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आते थे, पैटर्न बहुत चेंज हुआ करता था, तो वहाँ पे उससे पहले मत जाना, लास्ट 5 to 6 ईयर्स के करोगे वो इनफ है। इसके बाद जो एक और क्वेश्चन आता है आप लोगों को कि दी ये सब तो ठीक है लेकिन मॉक टेस्ट का कैसे करें, मॉक टेस्ट कहाँ से दें, तो उसके लिए भी कोई टेंशन की बात नहीं है। मैंने खुद सेल्फ स्टडी करी थी, मैंने टेलीग्राम से ढूंढ के मॉक टेस्ट दिए थे, एंड मैं खुद आप लोगों के लिए ढूंढ के मॉक टेस्ट अपलोड कर रही हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे पहले आपको पार्ट टेस्ट मिलेंगे एंड देन फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो जिस टाइम पे आपको जॉन से देने चाहिए, लाइक अभी आपको पार्ट टेस्ट देना है तो पार्ट टेस्ट अपलोड हो रहा है, एंड जब आपको फुल मॉक टेस्ट देना है अराउंड दिसंबर जनवरी, तो तब से आपके फुल मॉक टेस्ट भी अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड बहुत सारे मॉक टेस्ट अपलोड होंगे, डोंट वरी, कमी नहीं होगी मॉक टेस्ट की। एक बार टेलीग्राम चैनल देख लेना, लास्ट ईयर से नीट टू 94 के लिए मैंने सब कुछ प्रोवाइड किया था, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे मॉक टेस्ट मैंने अपलोड करे थे। एंड वही सारे मॉक टेस्ट इस साल के लिए भी आप लोगों के लिए अपलोड होंगे, तो आप देख सकते हो कितने सारे होंगे एंड बिल्कुल इनफ है, ठीक है। मैं वही मॉक टेस्ट अपलोड करूँ जो मैंने खुद दिए थे, एंड मैं पूरा चेक करके करती हूँ कि वो एनसीईआरटी बेस्ड है या नहीं है।
आउट ऑफ एनसीईआरटी होता है तो मैं नहीं करती। सो अभी पार्ट टेस्ट अपलोड हो रहे हैं, प्लीज़ आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू गिव पार्ट टेस्ट। कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि आप रेगुलरली रहो। अभी अगर आपने टेस्ट छोड़ना स्टार्ट कर दिया तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा, टेस्ट आप छोड़ते रहोगे एंड जब आपको फुल मार्क टेस्ट देने स्टार्ट करने चाहिए तब आप पार्ट टेस्ट करोगे, ठीक है। वो सही नहीं है, प्लीज़ अभी से कर दो। बेशक आपका सिलेबस चाहे किसी भी लेवल पे हो या आपको ऐसा लग रहा हो कि यार मुझे कुछ नहीं आता टेस्ट का, मेरा बहुत कम हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। इस नंबर से थोड़ी ना आपको सिलेक्शन हो रहा है या आपको सीट मिल रही है, ठीक है। ये तो आपके टेस्ट के लिए जितना आता है आप ये देखा करो कि मैंने इतना प्रिपेयर करा है, इतने में से मुझे कितना आता है। एटलीस्ट जो करा है प्रिपेयर, चाहे थोड़ा सा ही करा है, उसका तो आपको टेस्ट होगा। टेस्ट छोड़ दोगे तो फिर जो करा है उसका भी कुछ नहीं होगा और जो नहीं करा वो भी कभी नहीं करोगे आगे। तो प्लीज़ आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू गिव पार्ट टेस्ट रेगुलरली। अगर मैं मॉक टेस्ट रेगुलरली अपलोड कर रही हूँ ना आप लोगों के लिए, तो आई वॉन्ट कि आप लोग भी रेगुलरली दो, ठीक है। इट्स योर सिलेक्शन एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी सीरियस फॉर इट। बाकी अगर रिवीजन का इशू है तो रिवीजन में देखो, आप लोगों का एक मेन क्वेश्चन ये होता है कि जब भी हमें रिवाइज करना है मॉक टेस्ट के लिए तो क्या हमें एनसीईआरटी ही पढ़नी है। तो आई वुड प्रेफर कि आप एनसीईआरटी ही पढ़ो मॉक टेस्ट से पहले, और बाकी आपको बीच बीच में भी चैप्टर खत्म होने के बाद उसे रिवाइज करना है ताकि आप वो भूलो ना। तो उस केस में आप शॉर्ट नोट्स को यूज़ कर सकते हो जो ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम पे अपलोडेड है। तो शॉर्ट नोट्स आपको वहीं से कुछ डाउनलोड करने हैं एंड जैसे आपको एक चैप्टर खत्म होता है और आपको बीच बीच में वीक में रिवाइज करना है कि आप भूलो ना, तो आप शॉर्ट नोट से कर सकते हो। बाकी मॉक टेस्ट से पहले या वीकेंड्स पे जब आपको प्रॉपर रिवीजन करनी हो तब आप एनसीईआरटी फॉलो करना। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होगा कि हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या हमारा पॉसिबल है। देखो बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपको करना है ना तो आप अभी भी कर सकते हो, और अगर आपको नहीं करना तो आपको 1 साल दे दो, 2 साल दे दो, आपसे नहीं होगा। सो अपने मन और दिमाग से डाउट हटाओ कि क्या अभी भी पॉसिबल है और बस मेहनत करना स्टार्ट करो, काम करना स्टार्ट करो। सून यू विल रियलाइज कि यार पॉसिबल है। अभी ये डाउट हटा के एक बार पढ़ना तो स्टार्ट करो, शुरू तो करो। एक बार शुरू कर दिया ना तो 1 महीने बाद ही आपको लगने लगेगा कि यार पॉसिबल तो है, मैं ही फालतू में डर रहा था। एक बार अभी आप क्यों लग रहा है कि पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि आपने शुरू नहीं किया। बस शुरुआत करो, और मैं तो आप लोगों के साथ हमेशा हूँ। मैंने ऑलरेडी प्लान अपलोड कर दिया, मंथली प्लानर, ठीक है। इट इज़ अ 8 मंथ प्लान है जिसमें 6 महीने में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है एंड 2 महीने में आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट करनी है। तो 6 मंथ में कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, किस महीने कितना पोर्शन आपको कंप्लीट करना है, सब कुछ उस प्लानर में गिवन है। प्लानर भी टेलीग्राम पे अपलोडेड है, वहाँ से जाके आप यूज़ कर सकते हो। एंड प्लीज़ अगर आप अभी स्टार्ट करो या आपने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है हफ्ते 10 दिन पहले, तो प्लीज़ उस प्लानर के अकॉर्डिंग फॉलो करो एंड जल्दी से अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट कर लो ताकि एंड में आपको दिक्कत ना आए। कोई भी डाउट हो आप लोगों का प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। मैं हमेशा आप लोगों के साथ। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई डिफ़िकल्टी फेस हो रही है, या आपको अगर कोई और मटेरियल चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा है, आपको नीड है, तो आप मुझे वो भी बता सकते हो। मैं आप लोगों के लिए ढूंढ के अपलोड कर दूँगी ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। सो जस्ट डिपेंड ऑन मी एंड आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू गाइज। अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाओ अगले साल। आई वॉन्ट कि आप सब लोग मुझे मैसेज करके बताओ कि हमारा सिलेक्शन हो गया। प्लीज़ उस दिन के लिए मेहनत करो। बाकी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस चैनल से कनेक्टेड रहना। यहाँ पे मैं आपको टाइमली गाइड करती रहूँगी कि आपको कैसे पढ़ना है, कि आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर आप सेल्फ कर रहे हो या वैसे भी है, और भी जो आपके डाउट्स होते हैं वो भी, किस टाइम पे आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो आपको टाइमली मैं बताती रहूँगी। एंड इस चैनल पे मैं ब्लॉग्स अपलोड करना भी स्टार्ट करूँ, तो अगर आपको ब्लॉग्स देखना पसंद है मेडिकल कॉलेज के तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बाकी तो गाइस प्लीज़ लाइक करो वीडियो को और आगे अपने दोस्तों तक भी पहुँचाओ ताकि ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा बच्चे सब चीज़ों का, इस सब मटेरियल का बेनिफिट ले पाए। प्लीज़ आगे शेयर करना एंड ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो।